अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 21 पीडियाट्रिक्स परवेज़ अकबर से, विच इज़ रिमेटिक डिजीज़। ठीक है, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर के, वो है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस एंड सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस SLE। ठीक है, इसके अलावा हेनोच-शॉनलिन परप्यूरा भी इंपॉर्टेंट है, कावासाकी डिजीज़ भी ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेनली हमारा फोकस इन दो टॉपिक्स पे होगा। ठीक है, सबसे पहला है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। अच्छा, एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो पास्ट क्वेश्चन आया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताती हूँ कि उसमें एक्चुअली एक केस दिया गया था। 10 साल की बच्ची थी और सिमेट्रिकल स्वेलिंग हो गई थी रिस्ट के मेटाकार्पो फेलेंजल और नी के जॉइंट्स की सिमेट्रिकल स्वेलिंग। ठीक है, जॉइंट वार्म तो थे लेकिन रेड नहीं थे, और एक्टिव और पैसिव दोनों मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड थी, और बच्ची जो है वो फिब्राइल थी, यानी उसको फीवर भी था। तो उसमें पास्ट में क्वेश्चन ये किया गया था कि आप इसमें हिस्ट्री में और क्वेश्चंस क्या पूछोगे और उसमें रेलेवेंट एग्जामिनेशन क्या करोगे। तो आंसर मैं आपको उसका अभी बता देती हूँ कि उसमें अब जिस तरह उन्होंने पूछे हैं सिस्टेमिक सिम्टम आप पूछोगे, रैश है, सीरोसाइटस है, ऑर्गेनोमेगैली, ऑक्यूलर सिम्टम्स। आपने जो ज़्यादातर क्वेश्चन मेनली करने हैं वो आर्थराइटिस की डिटेल पूछनी है कि कब से है, डायर्नल वेरिएशन है, रात के टाइम पे स्टिफनेस ज़्यादा वर्स होती है। ठीक है, टाइम ऑफ द फीवर क्या है, फीवर इंटरमिटेंट है, कब से है, स्पाइक्स हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ रिसेंटली, गला ख़राब या GI का UTI, पास मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ का मसला तो नहीं है फैमिली में भी, IBD सोरियासिस इस तरह। ठीक है, और ये आपने पूछना है, और ये आर्थराइटिस की डिटेल्स हो गई। दूसरी सिस्टेमिक सिम्टम्स में आपने पूछना है कि आपको कोई जो है रैश वगैरह तो नहीं हुई, कहीं चेस्ट पेन या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ इस तरह का मसला, एब्डोमिनल पेन। और इसके अलावा आप ना रेलेवेंट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस करोगे उसमें आप उस बच्ची की जो है वो मस्कुलोस्केलेटल एग्जामिनेशन फुल करोगे। ठीक है, नंबर ऑफ़ एक्टिव और रिस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स आपने सारे लिखने हैं, जो एक्टिव हैं जिनमें मसला है, जो रिस्ट्रिक्टेड हैं वो। स्पाइन और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट भी असेस करना है। कार्डियोवास्कुलर एग्जामिनेशन करोगे सारी, पेरिकार्डियल रब, मर्मर्स, हार्ट फेलियर के साइंस देखोगे। स्किन में आपने सोरियासिस के लिए सबकुटेनियस नोड्यूल, साल्मन पिंक रैश ये देखनी है। ठीक है, ऑटो इम्यून भी लग रहा है ना, इसलिए। आइज़ में आप जो है स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन करोगे, और जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, हेपेटोस्प्लेनोमेगैली के लिए देखोगे। दूसरा उसमें ये क्वेश्चन किया था कि आपका उसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या बनता है, तो वो देखें सिनेरियो में ये था ना कि सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस है। तो सिमेट्रिकल पोलीआर्थराइटिस है यानी दोनों साइड्स पे है, तो 5 और मोर जॉइंट्स में अगर है, फीवर भी था उसको, और उसकी एज के हिसाब से जिस तरह 10 साल की बच्ची है, तो हमारा डिफरेंशियल एक बनता है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, जो अभी हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, उसकी भी पोली आर्टिकुलर टाइप। ठीक है, RF रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसमें क्योंकि क्रोनिक सिमेट्रिकल पोली आर्थराइटिस होता है। दूसरा हमारा इसमें स्टिल्स डिजीज़ भी डिफरेंशियल हो सकता है, क्योंकि अगर फीवर उसमें इंटरमिटेंट हो रहा है, रैश है, लिम्फेडेनोपैथी, सीरोसाइटिस, तो वो स्टिल्स डिजीज़ हो सकता है। सिस्टेमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। अक्यूट रूमेटिक फीवर भी डिफरेंशियल है। ठीक है, जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद होता है, लेकिन उसमें माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस होता है। इसी तरह इन्फेक्शियस या पोस्ट इन्फेक्शियस आर्थराइटिस हो सकता है, या कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, SLE भी हमारा इसमें डिफरेंशियल बनता है। तीसरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड ये था कि आप उसको बच्ची को इन्वेस्टिगेट कैसे करोगे और मैनेज कैसे करोगे। तो हमने उसका इन्फ्लामेटरी मार्कर करवाना है, ESR, CRP, ऑटो एंटीबॉडीज़ करवाएंगे, ANA हमें जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में पॉजिटिव मिलेगा, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। र्यूमेटॉइड फैक्टर करवाएंगे, वो भी हमें इसमें पॉजिटिव मिलेगा। साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड, ये भी र्यूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरह फिर हम इन्फेक्शन के लिए स्क्रीन करेंगे। ग्रुप A स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए हम ASO टाइटर, NT-DNase B करवाएंगे, कम CBC करवाएंगे। इमेजिंग में हमने एक्सरे करवाना है, जॉइंट स्पेस नैरो तो नहीं हुई या एरोजन तो नहीं हुई, और इको या ECG करवाएंगे सिस्टेमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के लिए। ये इन्वेस्टिगेशंस हो गई। मैनेजमेंट में हम फर्स्ट लाइन एनसेड्स देते हैं, नेप्रोक्सिन या आइब्यूप्रोफिन, पेन वगैरह के लिए, इन्फ्लामेशन के लिए। DMARDs देने होते हैं, जैसे मिथोट्रिक्सेट फर्स्ट लाइन थेरेपी होती है पोली आर्टिकुलर जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के लिए। मिथोट्रिक्सेट डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। बायोलॉजिक्स का भी रोल है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर जैसे एंटरसेप्ट अगर मिथोट्रिक्सेट फेल हो जाए, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड से एक्यूट इन्फ्लामेशन को सही करेंगे। ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल में ऑक्यूपेशनल और फिजिकल थेरेपी है,
और पेन मैनेजमेंट। एक ये पास्ट क्वेश्चन हमने ऐसे क्यों डिस्कस कर लिया जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन पास्ट में आया है, 2 ही क्वेश्चन आए हैं। दूसरा ये है कि 5 साल की फ़ीमेल बच्ची है, उसको 2 महीनों से फ़ीवर की भी हिस्ट्री है, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स से उसको ट्रीट किया गया। एग्जामिनेशन पे उसको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट का फ़ीवर है, मल्टीपल उसको स्वॉलन जॉइंट्स हैं, पिटिंग इडीमा है, पेरिकार्डियल रब और ग्रेड 2 मर्मर, जनरलाइज्ड पेटिकियल रैश। तो अब इसमें हमारी डायग्नोसिस बनती है, क्योंकि देखिए क्या बनेगी, क्वेश्चन ये है कि डायग्नोसिस क्या है। देखिए प्रोलॉन्ग फीवर है नंबर 1, आर्थराइटिस भी है, पेरिकार्डियल रब भी है, तो ये किसी सिस्टमिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन की तरफ जा रहा है। तो हमारी डायग्नोसिस है सिस्टमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, जिसको हम स्टिल्स डिजीज़ भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इन्वेस्टिगेशन, दूसरा सवाल था इन्वेस्टिगेशन कौन सी करवाएंगे, वही जो मैंने आपको बताई, इन्फ्लामेटरी मार्कर हाई मिलेंगी, ESR सी रिएक्टिव प्रोटीन। इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए आप ब्लड कल्चर करवाओगे, ASO और एंटी-DNase B टाइटर, और CBC करवाओगे, फेरिटिन लेवल, इकोकार्डियोग्राम, लिवर फंक्शन टेस्ट और ऑटो एंटीबॉडीज़ करवाओगे, ANA एंड रूमेटॉइड फैक्टर। अच्छा, इसका डायग्नोसिस का क्राइटेरिया, तीसरा सवाल था कि राइट डाउन द क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस। तो याद रखें कि जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस जो है, ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होती है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्रोनिक आर्थराइटिस एंड द कैरेक्टरिस्टिक सिस्टमिक फीचर्स। तो इंटरनेशनल लीग ऑफ एसोसिएशन रेमेटोलॉजी क्राइटेरिया है इसका फॉर द सिस्टमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। उस क्राइटेरिया में आप याद रखें कि एक तो आर्थराइटिस हो, ठीक है, सबसे पहला है आर्थराइटिस अफेक्टिंग 1 और मोर जॉइंट, एटलीस्ट 6 वीक तक वो परसिस्ट करे। ऐसी आर्थराइटिस 6 हफ्तों तक एटलीस्ट परसिस्ट करे और एक या ज़्यादा जॉइंट्स में। नंबर 2, फीवर हो उसको, ठीक है, फीवर एटलीस्ट 2 हफ्तों तक फीवर हो और डेली स्पाइकिंग फीवर हो। क्वेश्चन क्वार्टिडियन फीवर, यानी कि एटलीस्ट 3 दिन तक है, ऐसा स्पाइकिंग फीवर हो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे ज़्यादा, और फिर वो दोबारा बेस लाइन तक रिटर्न करता हो। तो इस तरह का 2 हफ्तों तक एटलीस्ट ये फीवर परसिस्ट करे। और तीसरा क्राइटेरिया था कि 1 और मोर ऑफ द फॉलोइंग कुछ सिस्टमिक फीचर्स है। उन सिस्टमिक फीचर में है कि साल्मन पिंक रैश हो, या जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी, हेपेटोमेगैली या स्प्लीनोमेगैली, सीरोसाइटिस। ठीक है, तो ये इसका क्राइटेरिया है, इसका इंटरनेशनल लीग एसोसिएशन ऑफ र्यूमेटोलॉजी के लिहाज से सिस्टमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस का। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं टॉपिक पे। ये पास्ट आपने देख लिया, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो अब आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले मैंने केस प्रेजेंट किया है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस का। 4 साल की बच्ची है और प्रेजेंट करती है लिम्प एंड स्वॉलन लेफ़्ट नी एंड फिंगर्स। ठीक है, उसकी जो लेफ़्ट नी है और उसकी फिंगर्स जो हैं वो लिम्प एंड स्वॉलन है। लिम्प होता है यानी बिल्कुल फ्लोपी किस्म का, बिल्कुल हाइपर मोबिलिटी हो, फ्लोपी सा, ठीक है, हाइपोटोनिया। तो इसके अलावा वो कंप्लेन कर रही है डिक्रीजिंग विजुअल एक्विटी बच्ची की कम है, स्लाइट फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट इन द बोथ आइज़, उसकी स्पिंडल शेप्ड स्वेलिंग है फिंगर जॉइंट्स में, स्पिंडल शेप्ड स्वेलिंग। आंखों की जब ऑफ्थेल्मिक एग्जामिनेशन की तो उसमें एबनॉर्मल आयरिडोसाइक्लाइटिस मिल रहा है। आयरिडोसाइक्लाइटिस है एंटीरियर यूवेटिस की फॉर्म है, आयरिस की और सीलियरी बॉडी की इन्फ्लामेशन हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा बच्ची की एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी भी हमें पॉजिटिव मिली है। ठीक है, ANA एंटीबॉडी। तो ये एक टिपिकल केस है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस का। सबसे पहली बात याद रखें कि ये एक मोस्ट कॉमन क्रोनिक र्यूमेटिक डिजीज़ बचपन की, चाइल्डहुड की बच्चों में क्रोनिक र्यूमेटिक डिजीज़ यही है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। ठीक है, और क्रोनिक आर्थराइटिस होती है यानी 1 और मोर जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती है जो 6 हफ्तों से ज़्यादा होती है। ठीक है, क्रोनिक है यानी कि 6 वीक से ज़्यादा है यंग बच्चों में जो 16 साल से कम उम्र के होते हैं। और इसमें सारे जो पोटेंशियल कॉजेज़ हैं ना, जैसे इन्फेक्शन, मेलिग्नेंसी या कोई और र्यूमेटिक डिजीज़, वो सारी रूल आउट हो जाती हैं, तो कोई भी नहीं होती और 6 हफ्तों से ज़्यादा टाइम तक उसको है आर्थराइटिस, तो फिर ये डायग्नोसिस बनता है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। इसको क्लासीफाई किया गया ILAR क्राइटेरिया है जो मैंने आपको बताया, ILAR क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग ये एक सिंगल डिजीज़ नहीं है लेकिन एक अम्ब्रेला है 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ की, डिफाइंड बाय द सिम्टम प्रेजेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द डिजीज़। तो इसमें ओलिगो आर्टिकुलर जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस होती है, पोली आर्टिकुलर, सिस्टेमिक जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस जिसको स्टिल्स डिजीज़ भी कहते हैं, सोरियाटिक आर्थराइटिस,
इंथेसाइटिस रिलेटेड आर्थराइटिस, इंथेसाइटिस यानी टेंडन्स और लिगामेंट्स की इन्फ्लेमेशन। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आए। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रूमेटिक डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें इडियोपैथिक साइनोवाइटिस हो जाती है पेरिफेरल जॉइंट्स की। ठीक है, साइनोवियल जो जॉइंट्स को लुब्रिकेंट सराउंड कर रही होती है, मेम्ब्रेन होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके दरमियान साइनोवियल फ्लूइड भी होता है, तो उसकी इन्फ्लेमेशन हो गई है। इडियोपैथिक साइनोवाइटिस ऑफ पेरिफेरल जॉइंट्स एसोसिएटेड विद द सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग एंड इफ्यूजन। ठीक है, तो डेफिनेशन किस तरह हम बनाएंगे जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस की? अ क्रोनिक आर्थराइटिस दैट परसिस्ट फॉर अ मिनिमम ऑफ 6 कंसेक्यूटिव वीक, 6 हफ्तों से लगातार उसको क्रोनिक ऐसी आर्थराइटिस है, पेन है जॉइंट्स में 6 हफ्तों से ज़्यादा इन वन और मोर जॉइंट, कमेंसिंग बिफोर द 16 ईयर्स ऑफ एज एंड आफ्टर एक्सक्लूजन। बाकी सारे इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसी, सारे कॉजेज़ हमने रूल आउट कर लिए, कोई कॉज नहीं मिला तो, और 16 साल के कम उम्र का बच्चा है, 6 हफ्तों से उसको क्रोनिक आर्थराइटिस है, तो वो डायग्नोसिस है हमारी जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। ठीक है, इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया इसको क्लासीफाई करने का। एक तो होता है एज एट ऑनसेट, 16 साल से कम हो बच्चा। दूसरा, आर्थराइटिस उसकी मोर देन वन जॉइंट में हो, यानी कैसे हम कहेंगे कि मोर देन वन जॉइंट में आर्थराइटिस है, यानी उसको 2 या ज़्यादा साइंस मौजूद हों और इसके अलावा स्वेलिंग या इफ्यूजन हो, उस जॉइंट में स्वेलिंग है या उस जॉइंट में इफ्यूजन है, या फिर उस जॉइंट में इनमें से 1 या 2 सिम्टम हो, यानी उस जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड है, सीधी नहीं कर पा रहा, जैसे नी जॉइंट है सीधा नहीं कर पा रहा है, बेंड नहीं कर पा रहा, या वहाँ पेन, मोशन करने पे पेन हो या टेंडरनेस हो, या वहाँ हीट ज़्यादा हो उस जॉइंट में, तो इनमें से कोई 1 या 2 साइंस हो। ठीक है, 2 या ज़्यादा साइंस हो, स्वेलिंग हो या इफ्यूजन हो, तो हम कहते हैं कि आर्थराइटिस है। तो क्राइटेरिया ये है कि बच्चा 16 साल से कम हो, उसको मोर देन वन जॉइंट में आर्थराइटिस हो। तीसरा, उसको ऐसा इस ड्यूरेशन को 6 हफ्तों से ज़्यादा टाइम गुजर गया है। ठीक है, तो ऑनसेट टाइप डिफाइंड बाय द टाइप ऑफ आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट 6 मंथ आफ्टर ऑनसेट। जो पोली आर्थराइटिस है, मैंने आपको बताया इसमें डिफरेंट टाइप्स होती है ना, तो जो पोली आर्थराइटिस है उसमें याद रखें कि 5 और मोर जॉइंट्स जो हैं वो फर्स्ट 6 मंथ के दौरान अफेक्ट होते हैं, ये याद रखें। ठीक है, पहले 6 मंथ में जो टाइप ऑफ आर्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट है उस हिसाब से हम इसकी टाइप्स बताते हैं। तो पोली आर्थराइटिस में मोर देन 5 इन्फ्लेम जॉइंट्स होंगे। ठीक है, ओलिगो आर्थराइटिस में याद रखिएगा 1 to 4 जॉइंट्स जो हैं ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ अफेक्ट होते हैं। ठीक है, और सिस्टेमिक ऑनसेट में जो है क्या होगा कि आर्थराइटिस तो होगी लेकिन साथ में रैश होगी और कैरेक्टरिस्टिक इसमें कॉशियन फीवर होगा। ठीक है, फीवर होगा, स्पाइकिंग डेली मोर देन 2 वीक्स तक, और कोई ना कोई एक सिस्टेमिक फ़ीचर होगा। उस सिस्टेमिक फ़ीचर में हम रैश भी कह सकते हैं, सैल्मन पिंक रैश, या जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी, या हेपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, या सीरोसाइटिस। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये सिस्टेमिक ऑनसेट की जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है, जिसमें रैश, हेपेटोस्प्लीनोमेगेली, लिम्फेडेनोपैथी या सीरोसाइटिस, इनमें से कोई एक चीज़ हो, और आर्थराइटिस हो और फीवर भी हो, तो हम कहेंगे ये सिस्टेमिक ऑनसेट है। ये इसी की टाइप्स है ना। ओलिगो हम तब कहेंगे कि जब 1 to 4 जॉइंट्स इन्फ्लेम हो। पोली कब कहेंगे? जब मोर देन 5 जॉइंट्स इन्फ्लेम हो। और इसी तरह सोरियाटिक भी है। सोरियाटिक में जो है आर्थराइटिस के साथ स्किन रैश सोरियासिस होगी, नेल पिटिंग या सोरियासिस की फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, सॉसेज फिंगर्स, डेक्टाइलाइटिस, तो उसको हम सोरियाटिक आर्थराइटिस कहेंगे। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन है ILAR क्लासिफिकेशन ऑफ जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। तो मैंने आपको कहा ना कि ये एक सिंगल डिजीज़ नहीं है, ये अम्ब्रेला है 7 डिफरेंट कैटेगरीज़ की, जिसमें हम डिफ़ाइन ऐसे करते हैं कि सिम्टम्स ड्यूरिंग फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द डिज़ीज़ हों। ये ऑनसेट का पीरियड ये 6 मंथ से हो। ठीक है, अच्छा अब इसकी इटियोलॉजी, एक्सक्लूजन ऑफ अदर फॉर्म ऑफ जुवेनाइल आर्थराइटिस। ठीक है, तो एज लेस देन 16 हो, आर्थराइटिस हो मोर देन 1 जॉइंट में, 6 वीक से ज़्यादा ड्यूरेशन हो, और ऑनसेट की जो टाइप है उसके हिसाब से वो डिफरेंट टाइप हो सकती है। पोली आर्थराइटिस होगी तो 5 से ज़्यादा होंगे, ओलिगो होगी तो 4 से कम जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, सिस्टेमिक ऑनसेट की होगी तो साथ फीवर रैश भी होगा, और साथ में कोई और जुवेनाइल आर्थराइटिस ना हो, वो एक्सक्लूड की गई हो। तो ये इसका क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का ऑफ जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस। ठीक है, अच्छा अब इसमें इटियोलॉजी पे आ जाए। 2 इवेंट्स जो है ना वो इसमें कंसीडर होते हैं कि ये होती क्यों है इसकी इटियोलॉजी। एक है इम्यूनोजेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, दूसरा कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं।
ठीक है। और कुछ वायरसेस भी हैं सर्टेन, जैसे पार्वो वायरस B19, रुबेला, एप्स्टन बार वायरस, तो ये भी जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो इम्यूनोजेनेटिक ससेप्टेबिलिटी भी है एक वजह, कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स हैं और कुछ वायरसेस भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एपिडेमियोलॉजी देखें तो 1000 में से एक बच्चा जो है 16 साल से कम उम्र का, उसको ये जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस होता है। पैथोजेनेसिस यूँ है कि इसमें जो साइनोवाइटिस हो रही है वो एक्चुअली विलस हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया हो गया है विथ एडिमा ऑफ द सबसाइनोवियल टिश्यू। उसकी पैथोफिजियोलॉजी में एक्चुअली, इसमें पैथोफिजियोलॉजी में आपने याद रखना है कि एक्चुअली विलस हाइपरट्रोफी हुई है और हाइपरप्लेजिया हुआ है विद द एडिमा ऑफ द सबसाइनोवियल टिश्यू। वहाँ जो सबसाइनोवियल टिश्यू है उसमें एडिमा इसीलिए हुई है क्योंकि वहाँ पे विलस हाइपरट्रोफी भी हुई है, हाइपरप्लेजिया हुआ है, वहाँ पे मोनोन्यूक्लियर और प्लाज्मा सेल्स की इन्फिल्ट्रेशन होती है, पेनस फॉर्मेशन होगी एडवांस डिजीज़ में, और फिर वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को इरोड कर देगा और बोन की भी इरोजन करवा देगा। ठीक है। थोड़ा सा समझाऊँ अगर मैं आपको एटियोलॉजी कि देखें, कुछ खास बच्चे होते हैं जिनमें HLA जीन्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक, ठीक है, तो वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं। अब कुछ इन्वायरमेंटल ट्रिगर भी, जैसे मैंने आपको बताया वायरस है, बैक्टीरिया है, तो इनमें दो मेन पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है। एक है ऑटो इम्यून मैकेनिज्म जो ओलिगो और पोली आर्टिकुलर जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में देखा गया है। दूसरा ऑटो इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म है जो सिस्टेमिक आर्थराइटिस में देखा गया है। तो ऑटो इम्यून में देखिए अडेप्टिव इम्यून सिस्टम का रोल है, T सेल्स, B सेल्स, साइटोकाइन रिलीज होते हैं, ऑटो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन है, रूमेटॉइड फैक्टर और एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी। जो ऑटो इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म है उसमें इन्नेट इम्यून सिस्टम है, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस। तो वो मैक्रोफेजेस हाइपर एक्टिवेट होते हैं, इंटरल्यूकिन 1-6 बनता है, साइटोकाइंस जो है वो रैश भी करवा रहा है, फीवर करवा रहे हैं, सीरोसाइटस, और जो है इन सब के नतीजे में रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल ट्रिगर होता यूँ है कि ये क्रोनिक अनकंट्रोल्ड इन्फ्लामेशन उस बच्चे के जॉइंट में चल रही है, तो उससे साइनोवाइटिस हो जाएगा। इम्यून सेल्स आके साइनोवियम को यानी जॉइंट की लाइनिंग को इन्फिल्ट्रेट कर देंगे, वो थिकन हो जाएगा और स्वेल हो जाएगा, साइनोवाइटिस कहेंगे इसको। दूसरा पेनस फॉर्मेशन होती है, ये इन्फ्लेम्ड साइनोवियम जो है एक डिस्ट्रक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको उसको हम कह रहे हैं पेनस, डिस्ट्रक्टिव टिश्यू बन गया है। बोन और कार्टिलेज डैमेज होंगे, TNF अल्फ़ा जो साइटोकाइंस हैं और एंजाइम्स ये आर्टिकुलर कार्टिलेज को ब्रेक डाउन करेंगे, ओस्टियोक्लास्ट स्टिमुलेट होगा और यानी बोन रिजॉर्बिंग सेल्स, और उससे बोनी इरोजन्स एंड जॉइंट डिफॉर्मिटी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम क्लासीफाई करें तो एक होती है सिस्टेमिक ऑनसेट डिजीज़ जिसमें रैश फीवर हो रहा था, दूसरी पोली आर्टिकुलर ऑनसेट की है। पोली आर्टिकुलर ऑनसेट में भी फर्दर रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव है एंड रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव। ठीक है। एंड पोली के बाद तीसरी है ओलिगो आर्टिकुलर ऑनसेट। ठीक है। ये आपने क्लासिफिकेशन अच्छे से याद रखनी है। मैंने आपको बताया 7 कैटेगरीज़ हैं। तो एक ओलिगो आर्टिकुलर है, ठीक है। ओलिगो आर्टिकुलर में भी जो सब टाइप्स आती हैं वो है कि परसिस्टेंट यानी लेस देन 4 जॉइंट्स ही रहें आफ्टर 6 मंथ। दूसरी एक्सटेंडेड यानी स्प्रेड हो जाए टू मोर देन 5 जॉइंट आफ्टर 6 मंथ, लेकिन इतना डिटेल में ना जाए। पोली आर्टिकुलर की जो टाइप्स है उसमें रूमेटॉइड फैक्टर नेगेटिव एक टाइप है, दूसरी पॉजिटिव। तीसरी सिस्टेमिक टाइप है। सिस्टेमिक में भी फर्दर आता है कि रैश होगा, लिम्फेडेनोपैथी, हिपेटोमेगैली, सीरोसाइटिस। अब थोड़ा सा सिस्टेमिक कॉन्सेप्ट डिजीज़ को उसने एलेबोरेट किया है। सिस्टेमिक कॉन्सेप्ट आपको अब तक तो याद हो गया होगा बार बार रिपीट करके कि इसमें आर्थराइटिस तो है लेकिन साथ में रैश होगी, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली, सीरोसाइटिस या जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी। ठीक है, ये 4 चीज़ें। आर्थराइटिस इज़ मोर देन वन जॉइंट प्रिसीडेड बाय अ फीवर, एटलीस्ट 2 हफ्तों से वो फीवर है, डॉक्यूमेंटेड टू बी डेली यानी क्वेश्चन हो फॉर एटलीस्ट 3 days एंड अकम्पनीड बाय मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी उसमें एरिथेमेटस रैश हो, एमिनिसेंट नॉन फिक्स्ड यानी एरिथेमेटस रैश, सैल्मन पिंक रैश, ठीक है, स्वॉलन नोड्स, हेपेटोस्प्लिनोमेगैली या फिर सीरोसाइटिस, इनमें से कोई एक चीज़ हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये सिस्टेमिक कॉन्सेप्ट की इसको जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है। यानी उसकी कोई भी सब टाइप हो सकती है, बच्चे को सिस्टेमिक हो सकती है, ओलिगो हो सकती है, पोली हो सकती है, उस हिसाब से हम सिम्टम्स से डायग्नोस करेंगे। तो किस तरह हम सिस्टेमिक को डायग्नोस इस तरह करते हैं कि कोई इसका खास डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, इसमें सिर्फ ESR हमें हाई मिलेगा, इन्फ्लामेटरी मार्कर है, हीमोग्लोबिन हमें लो मिलेगी, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, वाइट ब्लड सेल काउंट बच्चे के बढ़े हुए होंगे, न्यूट्रोफिल ल्यूकोसाइटोसिस, प्लेटिलेट भी बढ़े हुए होंगे,
more than 400 × 10⁻⁶ per liter। ओलिगो आर्टिकुलर जो जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस है उसमें हमें CBC और प्लेटलेट्स नॉर्मल ही मिलते हैं। ये चीज़ें हमें सिस्टेमिक में रेज्ड मिल रही हैं, प्लेटलेट्स रेज्ड, वाइट ब्लड सेल रेज्ड, ठीक है, हीमोग्लोबिन लो। अच्छा, IgM र्यूमेटॉइड फैक्टर तो नेगेटिव होगा, लेकिन वो पोली आर्टिकुलर ऑनसेट वाली जो टाइप है उसमें हमें र्यूमेटॉइड फैक्टर IgM जो है वो पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पर वो नेगेटिव है, ठीक है, क्योंकि मैंने पोली आर्टिकुलर में आपको बताया था ना कि र्यूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसमें मिलेगा, लेकिन यहाँ सिस्टेमिक में वो नहीं है। अच्छा, ANA एंटीबॉडीज़ भी यहाँ नेगेटिव होंगी, लेकिन ओकेजनली हमें पोली आर्टिकुलर डिजीज़ में पॉजिटिव मिल सकती हैं एंड फ्रीक्वेंटली पॉजिटिव इन द ओलिगो आर्टिकुलर डिजीज़। HLA-DR4 भी फ्रीक्वेंटली र्यूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव मिलता है हमें पोली आर्टिकुलर डिजीज़, यानी RF फैक्टर पॉजिटिव वाली अगर किसी को ये वाली टाइप हो, RF फैक्टर पॉजिटिव पोली आर्टिकुलर जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस, तो उनमें हमें HLA-DR4 पॉजिटिव मिलते हैं, ये पेशेंट HLA-DR4 होंगे। और HLA-A2 या HLA-DR5 या DR8 ये हमें ओलिगो आर्टिकुलर डिजीज़ में मिलेंगे। तो HLA एसोसिएशंस भी याद करनी होती हैं कुछ खास डिजीज़ में, तो ये आपने याद रखना कि पोली आर्टिकुलर में HLA-4 है, बाकी ओलिगो में HLA-A2, DR5, DR8। रेडियोग्राफिकली जो अर्ली चेंजेस हैं अफेक्टेड जॉइंट्स के वो भी हमें मिल सकते हैं एक्सरे वगैरह पे, तो डायग्नोसिस इन्हीं चीज़ों पे होती है। HLA है, ANA एंटीबॉडीज़ और IgM र्यूमेटॉइड फैक्टर है, प्लेटलेट्स, वाइट ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, ESR रेडियोग्राफिकली। यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखो तो ये देखें, नी जॉइंट है बच्चे का, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में नी जॉइंट की स्वेलिंग मिल रही है हमें, ठीक है। इसी तरह यहाँ रिस्ट जॉइंट्स जो हैं उनकी भी हमें स्वेलिंग मिल रही है जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में। अच्छा, ऐसी कंडीशन अगर हमें मिल रही है पिक्चर क्लिनिकल सारी, तो हमारे डिफरेंशियल्स क्या बनते हैं कि ये रिएक्टिव आर्थराइटिस भी हो सकता है, हेनॉच शॉनल एंड परप्यूरा में जिस तरह होता है रिएक्टिव आर्थराइटिस, टॉक्सिक साइनोवाइटिस हो सकती है हिप की, या वायरल एसोसिएटेड साइनोवाइटिस हो सकता है उसकी इन्फ्लेमेशन साइनोविम की, ठीक है। इसी तरह एक और हमारा डिफरेंशियल बनता है, उससे हमें डिफरेंशिएट करना होगा अक्यूट र्यूमेटिक फीवर से। अक्यूट र्यूमेटिक फीवर में एक्सक्विसाइट जॉइंट पेन होता है और टेंडरनेस, ठीक है, और रेमिटेंट फीवर होता है। और पोली आर्थराइटिस उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि वो माइग्रेटरी होती है, एक जॉइंट में होगी फिर दूसरे जॉइंट में, फिर उसको छोड़ेगी फिर तीसरे जॉइंट में, जबकि यहाँ हमें जुवेनाइल में सिमेट्रिकल दोनों जॉइंट में साथ आर्थराइटिस होता है, सिमेट्रिकल देखिए मिल रही है आर्थराइटिस। तो इस तरह हम डिफ्रेंशिएट करेंगे अक्यूट र्यूमेटिक फीवर से। एक और डिफरेंशियल अक्यूट जॉइंट इन्फेक्शन भी ये लग रहा है। इसी तरह कोलेजन वास्कुलर डिजीज़ भी हो सकती है लाइक SLE, डर्माटोमायोसाइटिस। इसके अलावा जॉइंट पेन एंड स्वेलिंग ऑफ अ सिंगल जॉइंट अगर हमें मिल रही है तो वो ट्रॉमा भी हो सकता है बच्चे में, ट्रॉमा की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से। तो हमें हिस्ट्री से कोरिलेट करना होगा, लैब फाइंडिंग से, रेडियोलॉजिक फाइंडिंग से, ताकि हम इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को रूल आउट करें, एक्सक्लूड करें, ठीक है। अब जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस में हमारा मैनेजमेंट जो मेन ऑब्जेक्टिव है ट्रीटमेंट का, कि हमने फंक्शन रीस्टोर करना है, ठीक है। एक तो बच्चे का फंक्शन रीस्टोर करेंगे, मोबिलिटी नहीं हो रही, जॉइंट पेन है, रिस्ट्रिक्शन है, तो एक फंक्शन रीस्टोर करना है। दूसरा हम पेन उसका रिलीव करेंगे। तीसरा हमने जॉइंट के मोशन को मेंटेन करना है, ठीक है। रीस्टोर द फंक्शन, रिलीव पेन, मेंटेन जॉइंट मोशन। तो सबसे पहले मैनेजमेंट में आती है फिजियोथेरेपी, उससे हम जो है जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन करेंगे, मसल के फंक्शन को, क्योंकि वो जॉइंट मसल्स भी यूज़ नहीं करेगा ना पेन की वजह से, तो वो मसल जो है वो एट्रोफी हो सकती है, इसलिए फिजियोथेरेपी की जाएगी। रेंज ऑफ मोशन और मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज उसको सिखाएंगे। बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती एक्सेप्ट इन द मोस्ट अक्यूट स्टेज, ठीक है। उसके बाद दूसरा, अब NSAIDs का रोल होता है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स हैं, पेन और इन्फ्लामेशन एंड फीवर को सबको ये कंट्रोल करेंगी। उसमें नेप्रोक्सिन दी जाती है 15 मिलीग्राम पर kg पर डे पर ओरल, डिवाइडेड डोजेज में, BID दिन में 2 बार, मैक्सिमम हम 500 तक डोज दे सकते हैं, ठीक है। नेप्रोक्सिन 15 मिलीग्राम के हिसाब से जितना kg का फिर बच्चा है, लेकिन 1500 से ज़्यादा ना हो, BID 500 तक हो। अच्छा, दूसरा आइबुप्रोफिन भी है, NSAID ब्रूफिन, जो 40 मिलीग्राम पर kg पर डे के हिसाब से पर ओरल, लेकिन ये थ्राइस डेली देनी होगी, मैक्सिमम 800 तक दिया जा सकता है। मेलॉक्सिकैम है, मेलॉक्सिकैम जो है 0.125 मिलीग्राम पर kg पर ओरल वंस डेली देनी है, मैक्सिमम 15 मिलीग्राम तक जा सकते हैं। तो ये NSAIDs का रोल है। दूसरी इसमें DMARDs का भी रोल होता है, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स,
ठीक है। इसमें मीथोट्रेक्सेट सेकंड लाइन मेडिकेशन है क्रोनिक स्पेशली आर्थराइटिस के लिए। सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स यूजुअली 3 से 4 हफ्तों में ही इससे आ जाता है। इसका डोज 0.5 से 1 मिलीग्राम पर केजी ओरल या इसको सबकुटेनियस भी दिया जाता है, हफ्ते में सिंगल डोज देना होता है। ठीक है, हफ्ते में एक बार ये मीथोट्रेक्सेट देनी होती है, सबकुटेनियस या पर ओरल। सबकुटेनियस पर 25 मिलीग्राम पर वीक के हिसाब से। ठीक है, दूसरी इसमें है DMARD सल्फसालाजीन। सल्फसालाजीन जो होती है ना, इनिशियल डोज 12.5 मिलीग्राम पर केजी पर ओरल डेली, फिर उसको बढ़ाएंगे 10 मिलीग्राम पर केजी पर डे। ठीक है, फिर एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा का भी रोल है, ये भी DMARD में आता है। एंट्रासेप्ट इन्फ्लिक्सिमाब, एंट्रासेप्ट जो है ये सबकुटेनियस इंजेक्शन लगता है 0.8 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से या 0.4 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से ट्वाइस वीकली। दूसरी इन्फ्लिक्सिमाब भी है, ये IV में लगता है 4 बार 3 to 10 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से और 4 to 8 वीक्स के बाद इन्फ्लिक्सिमाब। ठीक है, तो ये DMARDs हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी न्यूमेटिक ड्रग्स। मीथोट्रेक्सेट, सल्फसालाजीन, एंटी ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, एंट्रासेप्ट, इन्फ्लिक्सिमाब। उसके बाद आता है अदर मेजर्स में हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं सिवियर डिजीज़ में, या तो पल्स्ड IV या सिंगल डेली डोज देना होगा अल्टरनेट डे पे। ठीक है, इन्फ्लामेशन को सही करेंगे, स्प्लिंटिंग करेंगे कि जाके डिफॉर्मिटी ना हो, और सर्जिकल इंटरवेंशन में रिप्लेसमेंट या आर्थ्रोप्लास्टीज भी की जा सकती हैं। फ्रीक्वेंट ऑफ्थल्मोलॉजिकल असेसमेंट करनी होगी 3 से 6 माह के बाद, ताकि बच्चे को आयरिडोसाइक्लाइटिस ना हो, अगर हो गया है तो वो ट्रीट हो, तो ऑफ्थल्मोलॉजिकल रिव्यू भी करवाना होगा। प्रोग्नोसिस ऐसी है कि ये आर्थराइटिस में एक्सासर्बेशंस भी होती है, रेमिशन भी है, क्योंकि वही बात ऑटो इम्यून में भी आ जाता है ना, तो अफेक्टेड लिम्ब की ग्रोथ भी अल्टर हो सकती है। यंग एज ऑनसेट अगर हुआ है तो बच्चे में पुअर ग्रोथ का रिस्क ज़्यादा होता है, अगर छोटी एज में ही उसको ये हो गई डिजीज़। आयरिडोसाइक्लाइटिस जो है इसमें दोनों आँखों में होती है 2/3 केसेस में, और उसको उसकी प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है अर्ली डिटेक्शन एंड गुड मैनेजमेंट पे। ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल हमने प्रोग्नोसिस भी देखी। दैट्स इट, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ SLE, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस।